डाल दिया होगा बेटा। तो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So today once again we are going to start this Indian economics। इंडियन इकोनॉमिक्स के सेशन को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ओके। और आप जस्ट मुझे बताएंगे कि कहाँ तक ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ये सब सारी चीज़ चर्चाएं तो बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। और प्लानिंग कमीशन जहाँ से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, हालांकि इसकी भी मैंने चर्चा कर लिया था, लेकिन इस बार एक बार जल्दी से हम चाहेंगे करिश्मा बेटा आप इसको रीड आउट कर लें। करिश्मा बेटा जल्दी करो, फास्ट। करिश्मा, करिश्मा तक आवाज़ तो जा रही है, लेकिन करिश्मा का सिस्टम शायद। तो आयुष बेटा आप पढ़िए जरा इसको, आपकी स्क्रीन पर जो विजिबल है। प्लानिंग कमीशन was set up in 1950 to formulate plans in India. Am I audible, dear students? Am I audible? Hello? Yes, sir. हाँ, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करेंगे। Sir, मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़ो बेटा। आयुष तक आवाज़ नहीं जा रही है शायद, या कुछ। Planning Planning Commission was set up in 1950 to formulate plans in India. ठीक है। The ओके, Prime Minister. ये कहाँ सा क्वेश्चन है कि इसमें देखो कई चीज़ें छिपी हुई हैं। पहली बात, प्लानिंग कमीशन कब, इसकी स्थापना कब होती है, ये छुपा हुआ है। दूसरा, फॉर्मुलेट प्लान्स इन इंडिया, ये दूसरा है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पार्ट है कि इंडिया में जो प्लान्स को, जो भी प्लान हमारे हमने बनाया है, फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड प्लान, ट्वेल्थ प्लान, है ना, ये सब सारे प्लान्स को फॉर्मुलेट करने का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको एक्सिक्यूट करने का, हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। उसी को हमने प्लानिंग कमीशन कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। The Prime Minister is the chairman of Planning ठीक Commission. है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार इसको मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि इस कि ये पूछा सकता है कि फिफ्थ प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, या 1991 में, 1995 में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ये केवल कंफ्यूज करने का है, क्योंकि आपको एक बॉटम लाइन आपको हमेशा याद रखनी, अंडरलाइन कर लेनी है कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे उसके बाद जो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम से एक नया ऑर्गेनाइजेशन पीएम मोदी ने बनाया, ताकि एक नया शब्द नई एनर्जी को भी लेकर आता है। इसीलिए तो हमारे अलग अलग नाम और वैरायटी ऑफ नेम्स देखते हो, है ना, वरना एक ही नाम रखते हो, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके काम चला लेते। नो, हमने नाम को स्पेसिफिक किया और हर नाम को हम स्पेशल वैल्यू देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई। चलिए पढ़ो बेटा आगे। In 2015, Niti Aayog was set up to replace Planning Commission. According to Planning Commission, economic planning refers to the utilization of country's resources into different development activities in accordance with national priorities. ठीक है, राष्ट्रीय जो प्रायोरिटीज हैं कि हमको कौन सा काम कब करना है, कितना, कितनी मात्रा में करना। अब प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा इशू होता है, सेंट्रल जो इशू ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना और क्या क्या करना है, और उसको प्रोडक्शन को करने की टेक्निक क्या होगी, और प्रोडक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं, रिच के लिए ज़्यादा करें, पुअर के लिए ज़्यादा करें, या दोनों के लिए मिक्सअप होकर करें। हम डिफेंस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स का करें कि कंज्यूमर गुड्स का करें। ठीक है, अब जैसे मान लो युद्ध का समय है, अब कहो कि नहीं 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 नहीं, वेलफेयर स्टेट है, हमको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। नो, हमको अपने 1965 में जब देश पर युद्ध हुआ था, उस समय देश की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी।
1962 में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि 1962 में इंडिया वाज नॉट वीक बट इंडिया प्लानिंग वाज वीक, एंड दैट्स व्हाई इंडिया कुड नॉट चैलेंज चाइना इन अ वे दैट इंडिया शुड। तो अभी तो वो चाइना से युद्ध हुआ था 1962 में। अब देखो एक युद्ध के बाद तो हालत तो खराब हो ही जाती है। जैसे एक रेसलिंग में कोई बच्चा किसी के साथ लड़े और फिर उसको दूसरे ओपोनेंट से लड़ा दो, या 100 मीटर का रेस दौड़ के कोई बहुत बढ़िया हो, चैंपियन हो, 100 मीटर का अभी दौड़ के आया हो, फिर उसको दूसरे मुकाबले में लगा दो, अपने से कमजोर पार्टिसिपेंट से भी वो हार जाएगा। तो एक थका हुआ देश, 1962 में एक देश थक गया था भारत लड़ाई में। उसके बाद तुरंत 1965 में वॉर हो गया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ इसको इनकैश कर लो और गड़बड़ी फैलाओ और इसको इंडिया को हरा देंगे हम, ठीक है। तो ये सोच के, तो ये क्या होता है, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, ठीक है। और उन्होंने लोगों को कहा कि आप देश के लिए आप अपना त्याग करो। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारी बातें इसके बारे में कही गई, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए देश के लिए। तो ये देश, इस देश की महिलाएं यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि पन्ना धाय वाला की संस्कृति है इस देश में। तो इतना सब कुछ इस देश के लोग सोच सकते हैं, बस लीडरशिप ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको वॉर के समय में क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंज्यूमर गुड्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप देखो हमारे साथ चाइना के साथ भी वॉर कंडीशन है, पाकिस्तान के साथ भी वॉर कंडीशन है, और इसके बाद हम देश में कोविड से भी लड़ रहे हैं, और ऐसे समय में हमने चाइना को भी काउंटर किया हुआ है, रोका हुआ है, और पाकिस्तान को भी रोका हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अटैक करके अपनी टेरिटरीज को ले ले हमसे, फिर भाई हमारी टेरिटरीज को हमसे ले ले, ठीक है। तो ये होता है कि हमने उस तरह के प्लानिंग किए, हमने डिफेंस गुड्स को परचेज किया, ठीक है। हमने भले ही हमारे हम जैसे एम्प्लॉयज का डीए का एरियर रोक दिया गया, डीए राइट टाइम नहीं दिया गया, वो अलग एक एक इशू है जिसकी वजह से एम्प्लॉय भी कभी कभी दुखी होते हैं, फाइन। लेकिन हमको अपने प्रायोरिटीज तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि नेशनल सिक्योरिटी पहले है कि हमारा डीए पहले है, फाइन। तो ये प्रायोरिटी, जिस प्रायोरिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो है हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। जैसे अभी कोविशील्ड का प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है कि अभी ब्रेड और या रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है, ये भी हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, पॉइंट। ये हमारा प्लानिंग कमीशन होता है, ये इस बात पर विचार करता है, नीति आयोग इस बात पर विचार करता है कि हमको अब देश की प्रायोरिटीज क्या है, उसके हिसाब से हमको मतलब प्लान करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, हेलो बेटा। India opted for planning because, first, India adopted mixed economy as her economic system. It is a combination of socialism and capitalism. Planning is needed to solve the basic questions in public sector. Second, India wanted to achieve quick economic progress in order to abolish poverty and unemployment. Planned use of resources is necessary for quick economic progress. Third, अब बोलो। India India wants the equitable distribution of resources and income. Planning would help to achieve this goal. ठीक है, देखो अब इसमें दो बातें, तीन बातें इसमें ध्यान देने की बात है कि पहली बात तो प्लानिंग हमने इसलिए, इकोनॉमिक जो प्लानिंग था इसलिए जरूरी था कि हम वी आर नाइदर सोशलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमी नॉर कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमी, बट हम लोग दोनों के मिक्स थे, ठीक है। और प्लानिंग का वर्ड जो है 1928 में सबसे पहले यूएसएसआर में इसको फॉर्मुलेट किया गया, फॉलो किया गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में, ठीक है। 1929 स्टालिन वहाँ के थे प्रेसिडेंट, उन्होंने वहाँ से इसको शुरू किया। और फिर बाद में भारत की सोशलिस्टिक पैटर्न भी था हमारे यहाँ, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिट्स हैं वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर काम कर रहे थे, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं अब चर्चा कर दूं कि हमारे जो प्लान्स हैं, प्लान्स के जो गोल्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जिसको कहते हैं, और दूसरा है शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट टर्म गोल्स। इसको अंडरलाइन कर लिख लें कहीं, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? हेलो, मेरी बात Yes, सुन रहे हैं आप sir. लोग? हाँ, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स जो होते हैं वो जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उन सब में ये कॉमन है। लॉन्ग पीरियड गोल्स ये सारे प्लान्स में कॉमन है, ओके।
आर गेटिंग पॉइंट? मतलब वो लॉन्ग कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स कह सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो प्लान स्पेसिफिक है, अंडरलाइन कर लिख लेना है इसको। शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, या शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं, वो क्या है, वो प्लान स्पेसिफिक है। मतलब किसी एक प्लान में, जैसे अगर मैं बात करूं, आगे आप देखोगे भी, चर्चा बुक्स में भी देखोगे, एनसीईआरटी बुक्स में हर जगह देखोगे कि फर्स्ट प्लान को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर को फोकस किया। उसके पीछे वजह क्या थी वो आप देखोगे आगे, कि हमारा जो कि रिफ्यूजीज की समस्या हो गई थी, देश आज़ाद हुआ था उस समय, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या था कि हमको मिनिमम सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत थी। मतलब हमको इस देश में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत थी, इसलिए हमने रिसोर्स को फोकस किया। हमने एग्रीकल्चर की तरफ फोकस किया, जिससे कि लोगों को पहले अन्न मिल जाए, ठीक है। तो वो आप हर प्लान में देखोगे कि अलग अलग, किसी में पावर सेक्टर को दिया गया, एनर्जी सेक्टर को दिया गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस किया गया, ठीक है, तो किसी में एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया गया, ठीक है, किसी में पॉवर्टी को फोकस किया गया। तो ये हर प्लान के स्पेसिफिक गोल होंगे, वो हमारा क्या कहलाया, शॉर्ट पीरियड गोल्स, या प्लान स्पेसिफिक गोल्स कह लो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कह लो प्लान का। तो वो हर प्लान में अलग अलग हुआ, ठीक है। तो ये प्लान स्पेसिफिक गोल्स हुए, वो शॉर्ट पीरियड गोल्स हुए, ठीक है। अब देखो ये प्लान करने का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें जैसे पहली बात तो ये समझ लो कि गोल्स हम बनाते क्यों हैं, जिसको हमने समझाया था पिछली क्लासेस में। देखो आपके हॉकी के मैच में होता है, क्रिकेट सॉरी फुटबॉल के मैच में होता है, आपने देखा हो गोल पोस्ट होता है। तो गोल पोस्ट होता है ना, तो सारे प्लेयर्स के जो अपोनेंट होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि उस गोल पोस्ट में अपनी उस गेंद को ले, अपोनेंट को ना दे, और छकाते हुए वो, मतलब ड्रिबलिंग करते हुए वो कहाँ जाके डालें, उस गोल पोस्ट में डाल। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अनुभव से भी। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर, किया है। हाँ, तो वही गोल को देखो कि उसी तरह जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ, प्लान का जो गोल है वो क्या होता है कि हम जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं, उन्हें वो हमारे रिसोर्सेज है, उनके माध्यम से हम कैसे उस गोल में अपने उस बॉल को डाल दें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो हर प्लानिंग के गोल्स बनाए गए, हर प्लानिंग के गोल्स बनाए गए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, कैन पॉइंट। इसके बाद एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम प्लानिंग वुड हेल्प टू अचीव दिस गोल। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे दूं, आप नोट भी कर लेना। दो बातें हैं, एक तो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? बोलिए, बोलिए बेटा, बोलो बेटा। हेलो चिल्ड्रन, आता है नहीं आता है बोल दो बेटा, नहीं समझ में आ रहा सर क्या करना। हेलो, मुझे ये भी नहीं पता चलता ना बेटा कि नेटवर्क की वजह से आप लोग ऑनलाइन क्लास में हो या नहीं, ये भी नहीं। जब मैं पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ ना, तो मुझे नहीं पता चलता है। बोलो, हेलो। सर बता दीजिए। हाँ, तो ये बोलना है। देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंडिविजुअल हैं सोसाइटी में, दे आर गेटिंग द सेम शेयर, ठीक है, इन द नेशनल इनकम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि जितने भी सोसाइटी में, जितने भी कंट्री में लोग हैं, उन सबको नेशनल इनकम में बराबर शेयर मिल रहा है, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक इंजीनियर है, उसकी भी वही सैलरी है जो कि एक क्लर्क की है। बोलो, या किसी हॉस्पिटल स्टाफ की है, ठीक है। बोलो बेटा। यस सर। तो क्या ये संभव है, या क्या ऐसा होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ना बेटा, नो ठीक है। सर। ठीक है, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि आप मतलब जिसको जो जिस तरीके का काम करता है, हाँ, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट मात्रा में, मतलब मच डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं हो,
हाँ, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार, उसके नेचर ऑफ जॉब के अनुसार, उसके नेचर ऑफ स्ट्रगल के अनुसार, ठीक है, उसके नेचर ऑफ इसको कह सकते हैं कि स्किल के अनुसार उसको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर गेट योर पॉइंट? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, यस मतलब सर। यहाँ पर इक्विटी पर फोकस किया जाता है, वो इस बात पर फोकस किया जाता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें लेकिन सोशल जस्टिस के साथ करें। अंडरलाइन द वर्ड इक्विटी। इक्विटी होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में किस बात पर फोकस किया गया? इक्विटी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। आर्ग्यूमेंट पॉइंट बोलो बेटा। हेलो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आपको समझ में आया? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ विद अ सोशल जस्टिस, ठीक है, ग्रोथ हो, ठीक है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन उसकी एक पैरिटी हो, उसका एक तरीका हो। वो तरीका क्या है? वो सोशल जस्टिस के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे घर में एक आम आया, इसको और आसानी समझो। एक 6 महीने के बच्चा है, एक का बच्चा है, और एक 12th क्लास का बच्चा है। समझने का प्रयास करना। क्या 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? कि दोनों को 50-50 दे दिया जाए। एम राइट? मेरी बात समझ आ रही है? और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? कि ज्यादा दे दो उसको, उसका थोड़ा सा पल्प निकाल लो, उसको थोड़ा सा 4 चम्मच 6 चम्मच खिला दो। अरे गेट माइंड? अगर इक्वल करोगे तो क्या होगा? छोटे वाले 6 महीने वाले बच्चे को 1 साल वाले बच्चे को नुकसान करेगा ना बेटा। हाँ, बोलो भाई। यस सर, करेगा। हाँ, तो दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर टर्म देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? आज मेरी बात समझ आ रही बेटा? यस सर। चलो, तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उसको आप लोग समझे। जैसे अभी आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म पीरियड एंड शॉर्ट टर्म पीरियड पढ़ लो बेटा। चलो, पहले मैंने बोल दिया, इसके बारे में चर्चा कर लिया। चलिए पढ़िए। Long period and short period goals of planning in India. हम्म, Long period goals are common to all 5-year plans and are therefore generally studied on common goals of 5-year plans or objectives of planning. Short period goals are plan specific and are generally studied as objectives of plans. ठीक है, ये तो अब समझ में आ ही गया। आप तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे पढ़ेंगे। देख लो। Goals of 5-year plan: हाँ, यस। growth, modernization, self-reliance, equity। और सर आपने एक बार एम्प्लॉयमेंट भी बोला था। हाँ, यस, एम्प्लॉयमेंट बोल देना। इसमें नहीं लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर देना। एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही चार्ट दिया हुआ है, इसलिए इसी चार्ट को मैंने निर्माण किया। और बाद में जाके फिफ्थ प्लान के आसपास इस पर एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाने लगा। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी लिखोगे, लेकिन इस चार को भूलना नहीं, क्योंकि ये बेसिक्स गोल्स थे हमारे। ठीक है, बाद में जाके जो आया वो अलग बात है, लेकिन इसको 4 को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। मतलब अगर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पहले 4 कर दोगे ना तो चलेगा। अगर आपको 4 पॉइंट पूछा जाए कि राइट 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो आपको यही 4 लिखना पड़ेगा, ये भी जान लेना। आर्गेनियम पॉइंट। सर इनको एक्सप्लेन भी करना होगा एग्जाम में। वो डिपेंड करता है मार्क्स कितना है। 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा डिस्क्रिप्टिव माने जाते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो। इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth refers to increase in production capacity. GDP is a good indicator of economic growth. ये एक एक लाइन In की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो? इसको इसी तरह ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो, yes जहाँ sir. दिक्कत होगी मुझे बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए। In economic planning, importance is given to the development of agriculture, industry, and service sectors. ओके। This will help in increasing the GDP. More goods and services will be available to the people. ठीक है, जितना ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज होगा, जीडीपी बढ़ने का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स की मात्रा बढ़ेगी तो लोगों के पास उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, और लोगों के पास अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वेलफेयर नहीं होगा, है ना।
इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आता है कि इज जीडीपी ग्रोथ इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, तो वहां हम कहते हैं नो, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक वेलफेयर वी कैन नॉट से। ओके, केवल जीडीपी का बढ़ना नहीं काम करेगा। चलो पढ़ो बेटा फास्ट। सर मेरे और निशांत के अलावा और कोई है ही नहीं सर क्लास में। चलो कोई बात नहीं बेटा, दो ही लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्नाइजेशन। हम्म, इट refers to adoption of modern चलो technology। अब निशांत को पढ़ने दो बेटा, क्योंकि ब्रेक लेके पढ़ेंगे, है ना, एक बार उसको पढ़ेंगे एक बार आपको पढ़ाएंगे। चलिए निशांत पढ़ो बेटा। इट रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। निशांत। It refers to adoption of modern technology. New methods of production should be adopted in primary, secondary and tertiary sectors. This help to increase productivity. Plans give importance to the development of science and technology. Modernization also refers to modernization of society. Education must spread among the people. Condition of women should improve. Social levels should be abolished. हाँ, इसमें देखो मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत ही मल्टीपल मीनिंग होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हमारे सोशल आउटलुक, हमारे महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, बॉयज़ की कंडीशंस में, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, ये सब सबको मिला के मतलब जितने भी हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो भी उसमें चीज़ें आती है, चाहे एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, सेरिकल्चर, जो भी है, उन सब में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सोशल आउटलुक में, अब एजुकेशन का, जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं पर्दा सिस्टम है। अभी जैसे पार्लियामेंट ने कानून पास किया ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में, एक बहुत ही मतलब मतलब महिलाओं पर समझ लो कि कितना बड़ा रिलैक्स महिलाएं फील कर रही होंगी उस कम्युनिटी से। तो ये इस तरीके के सोशल रिफॉर्म्स भी मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, आगे पढ़िए, रीड फास्ट। ठीक है, Self-reliance. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेड इन इंडिया के साथ मेक इन इंडिया का के प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव किया, जिसमें कि भारत को बनाने में जो फॉरेन पावर्स हैं उनका भी सहयोग ले, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह का सबका सहयोग ले। चलो चलो बेटा, चलो फास्ट। सेल्फ रिलायंस, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका पिछला जो स्लाइड है सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब हुआ कि हम भारत के रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप करने का प्रयास करें। भारत को दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजें पहले हम इम्पोर्ट से, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे पहली बात तो योगा दिवस जो मनाया, तो उसमें योगा दिवस को 21 जून को ही क्यों रखा, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे होता है, सूर्य की ऊर्जा का बहुत ज्यादा यूज हो सकता है उस दिन। ठीक है, और इसी तरह अभी सोलर वर्ल्ड सोलर अलायंस के रूप में उन्होंने लीडर के रूप में भारत उभरा, और भारत का मानना है कि विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज दैट कि हम जितना ही मतलब रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर जोर देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम हमेशा गल्फ कंट्री से इतनी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो मिल के प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। फिर हमारे यहाँ जो भी सरकारें हैं वो हमेशा उसको परचेज करती हैं, और जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बदलना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, देश के एसेट्स नहीं बन पाते हैं। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों में जाता है, और फिर हम बोरो भी करते हैं अपने फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए। तो ये सब टोटल एक डेप ट्रैप में भारत फंस जाएगा। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमारे देश में सूर्य की ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। पूरे साल भर में अगर देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे के जितने भी एरियाज हैं, जैसे मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए, दिल्ली तक, तो दिल्ली से बिलो जितने भी हैं वहां पर सूरज की जो गर्मी है सालों भर किसी न किसी रूप में मिलती रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, और साउथ के स्टेट में तो बहुत ज्यादा मिलती है। तो ऐसे में अगर हम हर जगह सोलर पैनल लगवा लें, हर जगह हर घर में इतना हम टेक्नोलॉजी लेकर आए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत,
जिससे कि हम हर घर में एक टेक्नोलॉजी, स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग हो, जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्रेनिंग हो, एमएसएमई की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्रेनिंग हो, और इस पर फोकस किया जा सके और इसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जब बड़ी प्रचुर मात्रा में यूज होने लगती है तो उसके क्या होता है, जब एक ही कंपनी प्रोडक्शन करेगी ना तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जब बहुत सारी कंपनियां उस पर फोकस करने लगेंगी तो इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम सोलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जितना ही हम डिपेंडेंट होंगे तो फ्यूल के मात्रा में हम सेल्फ रिलायंस होंगे, इस तरह हम दूसरी चीज़ों के बारे में सेल्फ रिलायंस होंगे। जैसे भी हमारा गवर्नमेंट ने एफडीआई इसमें डिफेंस सेक्टर में भी कर लिया। हम जो अभी हम देखो, हम मलेशिया ने हमारा तेजस परचेज करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, इस तरह ईरान चाहता है हमारा ब्रह्मोस खरीदना, या दूसरे और कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया के वो चाहते हैं ब्रह्मोस खरीदना, लेकिन हम ब्रह्मोस सब सारे कंट्री को बेच नहीं सकते, है ना, इसलिए कि वो दूसरे कंट्रीज को बेच देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कहने का मतलब है कि डिफेंस भी हम पहले जो इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये हमारा सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम है, जिसके प्रभाव आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। ये हमारा विजन होना चाहिए कि हम देश को लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसलिए हम कहते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कभी कभी हम प्लान करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए देश की स्थिति वो नहीं हो पाती है जो हम चाहते हैं। जिस चाइना के साथ अगर या किसी दूसरे बड़े कंट्री के साथ हम इमर्ज करना चाहते हैं तो हमको आज प्रेजेंट में कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा ताकि हम आगे और अच्छा कर पाए, और वो सब होता है विजन से। करप्शन फ्री जब कंट्री होगा, ऑनेस्टी होगी, तब ये चीजें आसान हो जाती हैं, वरना बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। चलो आगे पढ़ो, जो देश के लिए खतरनाक सर है। मैं पढ़ो, पढ़ लूँ। हाँ पढ़ो। Self-reliance means dependence on domestically produced goods. Dependence on other countries for food and other essential commodities may harm our freedom to take independent decisions on world affairs. समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ना? मेरे बताने के बाद ये बात समझ में आ रही है? आसान Yes, लग रहा है? sir. हाँ चलो Yes, sir. ठीक है, आगे पढ़ो। Efforts to achieve self-reliance will help in the growth of a home industries. ठीक है, Self-reliance will generate employment opportunities and reduce the problems of employment and poverty. ठीक है। जैसे मान लो कि हम अब चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अगर चाइना से इंपोर्ट ना करके हम अपने यहाँ जैसे चाहे कोई भी चीज़ हो, हैंडीक्राफ्ट का आइटम हो या बल्ब बनाने का आइटम हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम अगर अपने यहाँ प्रोडक्शन करें तो हमारे यहाँ के बच्चों, सुजीत को जॉब मिलेगा, निशांत को जॉब मिलेगा, हो सकता है पांडे सर को भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। आर गेटिंग पॉइंट? कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो पॉवर्टी तो अपने आप दूर होगी। ग्रीन पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और यही था, एक दीनदयाल उपाध्याय थे जिनके नाम से बहुत सारी योजनाएं चलने लगी हैं देश में, तो उनका भी यही सपना था, और उन्होंने ग्रामोदय की बात की, ग्रामों का उदय, ठीक है, अंत्योदय, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, अंत्योदय, अंत का उदय, है ना। अंत का मतलब क्या है? जो समाज में मार्जिनलाइज क्लास है, और उन्होंने जीवन भर अपने जीवन में संघर्ष किया। बाद में उनका बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सस्पिशियस तरीके से उनकी डेथ हो गई। चलिए आगे बढ़िए। Equity. ठीक है, Without equity, self-reliance growth become meaningless. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? जब Yes, तक sir. बराबरी ना हो, जब तक बराबरी नहीं हो, उसके बिना इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, ये क्या होगा? ये दिन ग्लास ऑफ वाटर। चलिए बेटा। Socialism is one of our national goals. The benefit of economic growth should reach the poorer sections of the society. एग्री ना? Every एग्री ना? Yes, sir. ठीक है, यस, गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होगा कि कोई गरीब बनने का नाटक तो नहीं कर रहा है। समझ लो, मैं ये कहने का मतलब ये है कि गरीब को हेल्प करो, उसकी गरीबी दूर करो, लेकिन गरीबी अगर आदत बन जाए केवल रिसोर्स को लेने के लिए, जैसे मैं रायगढ़ में था और वहां पर एक बच्ची जो है कार से आती थी और उसने बीपीएल का कार्ड लिया हुआ था, और पांडे सर 10 साल की नौकरी कर चुके थे, उनके पास उस समय स्कूटी नहीं थी, आप सोच लो। और ऐसे ऐसे लोग बीपीएल का कार्ड होल्ड करके इस देश में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन है। मैं 10 साल क्या, मैं कब था, मैं 2011, हाँ 2011 में था,
2011 12, हाँ 12 13, आप सोच लो। तो ये नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब है कि हमारा समाज में बराबरी हो, ठीक है, लेकिन पुअर का इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है ना, पॉवर्टी के नाम पर एक पूरा बिजनेस बन गया है, तो वो चीज नहीं, उसका मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा वैल्यूज अलग से देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोली। चलिए आगे बढ़िए। Everyone should be able to enjoy the basic facilities of life. Poverty has to be abolished. The gap between rich and poor should be reduced. Plans contain several programs for the poor people. Growth with equity is an important planning objective. ठीक है, प्लान्स कंटेंट सेवरल प्रोग्राम्स फॉर द पुअर। अब गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए हमने जैसे पहले कहा कि हर प्लान में अलग अलग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, ठीक है। तो पॉवर्टी एसोलेशन भी हमारा जैसे मान लो कि हमने कहा कि रिडक्शन इन इनइक्वलिटी। अगर आप देखोगे, आगे देखोगे कि थर्ड प्लान में हमने इसको फोकस पॉइंट में इसको रखा, ठीक है। आगे डिपेंड इसी में हमने थर्ड प्लान में ही हमने एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ठीक आने लगी, सॉरी, थर्ड प्लान में ही हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने की बात की, ठीक है। और हमारा जो सिक्स्थ प्लान था उसमें हमने पॉवर्टी को रिमूवल करने की बात की। सिक्स प्लान जो कि 1980s में चला था, और उसमें एक नारा बहुत ही बुलंद था, गली गली में शोर है, ऐसा करके था। हाँ, तो मतलब लीडरशिप के ऊपर कमेंट किया गया था उसमें। तो उसमें सिक्स प्लान में हमने पॉवर्टी के रिमूवल की बात की, सिक्स प्लान में ही हमने इनइक्वलिटी के रिडक्शन की बात की, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, ठीक है। लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो क्या उनका एक स्टेटमेंट ही उनको हरा दिया। जो 1990s में जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा बड़ी ऑनेस्टली, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि 1 रुपया सेंटर की तरफ से चलता है और एक गरीब तक पहुंचते 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 वो मात्र 15 पैसा पहुंचता है। मतलब बीच में जो 85 पैसे है वो कौन ले आता है? वो करप्शन में इन्वॉल्व जो एम्प्लॉयज हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, जो भी हैं, तो वो उसको खा जाते हैं। तो जब भी कोई प्लानिंग, अगर कुछ भी बना लो, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, लीडरशिप ऑनेस्ट नहीं है, या जो मिडिल मैन है वो, देखो मेरा मानना है कि जब लीडरशिप ऑनेस्ट होती है तो बाकी के लोग भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके सामने एक दिखाई देता है कि यस ऑनेस्ट है, ठीक है। जैसे अभी अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये डेड ऑनेस्ट, उनके आगे पीछे कोई नहीं। योगी जैसे हैं वो भी बहुत हार्ड कोर ऑनेस्ट आदमी है। तो ऐसे लोग जो है अगर है लीडर के रूप में, तो बाकी लोग भी उनसे डरते हैं, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे जैसे भी उनको ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है। एम राइट? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो आप अगर Yes, ऑनेस्ट sir. सिस्टम में ऑनेस्टी नहीं है, तो सिस्टम में कोई भी आप ऑब्जेक्टिव रख लो, कोई भी प्लानिंग कर लो, वो फुलफिल नहीं होगा। तो ऑनेस्टी तो बहुत बड़ी चीज है। चलिए, हाँ, निशांत कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? चलो पढ़ो आगे। No, sir. हाँ बोलो। Growth. Increase हाँ, increased national income over a period of time. ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? राइज इन नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, समझ में आई बात? चलो। Yes, sir. Modernization. Use of advanced technology in the production of goods and services. वेरी गुड। Self-reliance. Reducing the dependency on other nations. यस, वेरी गुड। Equity. Equitable distribution of national income. तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गए। अभी तक हमने जो जो भी बातें कही, उसके आधार पर इन सारे स्टेटमेंट की, सेंटेंस की मीनिंग आपको बिल्कुल समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो पढ़ो। Agricultural development during the period from 1950 to 1990. चलो, वेरी गुड। Land reforms in India. ठीक है, लैंड रिफॉर्म का सिस्टम हमने वहां पढ़ा दिया है आपको, फर्स्ट लेसन में, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, है ना। 3 तरह के सिस्टम थे लैंड, लैंड रेवेन्यू के 3 तरह के सिस्टम थे ना बेटा, जमींदारी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम, याद है? Yes, sir. चलो पढ़ो, पढ़ो आगे।
Land reforms refer to the steps taken to provide ownership rights to the real tillers. The land tenure system introduced by the colonial government in India was unjust. The land was owned by intermediaries standing between the tiller and the soil. The intermediaries did not take any step to increase agricultural productivity. Our agricultural sector was in a backward condition at the time of independence, ठीक है, ये so तो land reforms were needed. ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू द रियल टीलर्स। वास्तव में जो खेती कर रहा है, खेत जमीन खेत पर जाता है और खेती करता है, चाहे वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो, रियरिंग ऑफ एनिमल्स हो। एग्रीकल्चर में तो हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम केवल टीलिंग ऑफ सॉइल्स को ही हम ले, तो ऐसा देखा गया है कि खेत किसी का, जोते कोई और। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। जैसे हमारे यहाँ, हम लोग तो बहुत बड़े किसान नहीं हैं, मुश्किल से 20 एकड़ 25 एकड़ की ज़मीन हमारे जैसे लोगों के पास है। तो हम लोगों ने जैसे मान लो कि हम अपना एग्जाम्पल लें कि मान लो कि 100 एकड़ ज़मीन होता मेरे पास, और 100 एकड़ ज़मीन में मैं माँ बाप का मान लो इकलौता बेटा होता। ठीक है, तो इकलौता बेटा होने की वजह से मान लो कि मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, तो हमारे गांव पर जो ज़मीन है वो कौन करेगा? वो कि ओल्ड एज में पेरेंट्स तो करेंगे नहीं, तो किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो Yes, sir. वहां पर जो खेती कर रहा है, वो मान लो कि हम लोग मान लो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के हैं, हाँ, जमींदार टाइप के लोग हैं मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो टिलिंग करता है उसको सही मायने में उसको राइट्स नहीं मिलेगा, और वो खेती करेगा उस पर। ठीक है, और उसको उसका प्रोड्यूस का उतना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो ये करने का मतलब है कि अगर ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होगा, तो उसके जो टिलिंग करने वाला है उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा उस खेत पर करने का। तो गवर्नमेंट ने कहा कि उस व्यक्ति को ही अधिकार मिलना चाहिए वास्तव में जो खेती कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नियम भी लाया कि 5-6 साल लगातार कोई खेती कर रहा है लंबे समय तक, वो उस पर उसका अधिकार हो। तो बीच में इस पर इतने लोग डर गए कि खेत पर कुछ दूसरी चीजें लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिया, लेकिन किसी को जमीन नहीं देते थे। इससे गांव में बहुत सारा सोशल अनरेस्ट भी हुआ, क्योंकि गांव में एक इकोनॉमी चलती है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है। जैसे मैं अपने गांव पर अगर नहीं हूँ, तो हमारे गांव में जो गरीब परिवार है उसको हमने दिया हुआ है, और वो जो दे देता है, जिसमें अपनी बात कहूँ, वो जो दे देता है हम लोगों को प्रोड्यूस, हम लोग पूछने भी नहीं जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि चलो भाई गरीब है, उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है हमारी वजह से। हम जानते हैं कि प्रोडक्शन जितना होता है उसका ओरिजिनल प्रोडक्शन मुझे न तो बताता है न तो देता है उसका हिस्सा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई काम तो कर रहा है, किसी की रोजी रोटी चल रही है, ये भी एक पुण्य का काम है। तो ये सब, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ठीक है, तब इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे कानून लाने पड़े। कभी कभी गवर्नमेंट की प्लानिंग भी कानून भी वो सक्सेस नहीं दे पाता है, अगर उसकी प्लानिंग में जो लेजिस्लेशन बना, जो कानून बना, अगर वो फ्लॉज हैं, उसमें उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसके इम्पैक्ट नहीं होते। इसलिए समय समय पर देखा होगा आपने, बहुत सारे कानूनों में अमेंडमेंट होते हैं। चलिए आगे पढ़िए। ठीक है, चलिए। Yes, sir. Abolition of zamindari system. Under permanent settlement, the lands were owned by the zamindars. The peasants who cultivated those lands had to pay rent to the zamindar. Immediately after independence, zamindari system was abolished. The lands of zamindars were transferred into the hands of the peasants who cultivated those lands. ठीक है, देखो, एग्रेरियन रिफॉर्म्स को अगर हमको बताना हो, तो उसको हम 3 चरणों में बांटने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं नोट करना हो तो नोट कर लेना, है ना। एक है टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और दूसरा है जनरल रिफॉर्म्स। तीसरा, 3 पॉइंट है, नोट कर लो बेटा। टेक्निकल रिफॉर्म्स, चैट बॉक्स नहीं है तो मैं लिख देता, हाँ, पीपीटी दिखा रहा हूँ। पहला है, लिख लो बेटा, टेक्निकल रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स को हम 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स लिख रहे हो बेटा, इंस्टीट्यूशनल Yes, sir, रिफॉर्म्स, लिख रहा हूँ. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसको हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में अगर कभी कभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिख देगा और आपको लगेगा कि सर ने पढ़ाया नहीं है, तो ये जान लेना कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा है जनरल रिफॉर्म्स।
अगर टेक्निकल रिफॉर्म्स की हम बात करें, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए एक वर्ड हम आपको समझाने के लिए कह दूं तो उसके सामने लिख लो ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आप जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। मैकेनाइज्ड मतलब मैकेनिकल वे में एग्रीकल्चर करना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिसमें साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसको यूज करना, चाहे वो स्प्रिंकलर हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करना, जैसे कीड़े वगैरह मकड़ों को मारने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, और हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना। ये हमारे सब टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं इसकी चर्चा डिटेल में की जाएगी बुक्स में, आगे वाले पीपीटीज में, कि हम इसमें जैसे भी आपने कहा एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो मिडिल मैन है उसको हटाना। ठीक है, रेंट के जो एग्रीमेंट हैं रेगुलेशंस हैं उसमें परिवर्तन लाना। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स हैं उसमें लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह जो आए, जिसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने खूब डिटेल में चर्चा भी की थी। ठीक है, तो उसको लैंड सीलिंग के का कंसोलिडेशन। ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट तो आया ही, कंसोलिडेट भी करना, जिसको हिंदी में कहते हैं चकबंदी का कानून। इसमें किसी लैंड जो है फ्रेगमेंटेड स्टेट में है, कोई लैंड यहाँ है कोई वहाँ है, तो उस सारे लैंड को एक जगह कर दे तो किसान को आसानी होगी। लेकिन इसमें भी करप्शन आया कि कुछ अपने जो लोग थे पटवारी वगैरह, बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं, वो मिलके अपने लोगों को, नियर एंड डियर लोगों को एक जगह लैंड दे दिया। ठीक है, और जो गरीब है या कह लो उसको जिससे उसकी पटती नहीं है ना, उसको खराब वाला लैंड दे दिया। तो इसलिए बहुत सारे कानून मतलब फेल हो जाते हैं। तो ऑनेस्टी में बार बार बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, और लैंड सीलिंग के बारे में तो मैंने चर्चा कर ली। इसके बाद जो जनरल रिफॉर्म्स में है उसमें जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसके एक्सपेंशन की बात की गई। ठीक है, इसके बाद जो किसान है गरीब है उसको माइक्रो फाइनेंस की बात कहो या उसको क्रेडिट देने की बात हो, तो इसलिए हमने रूरल बैंक्स की स्थापना की। इस तरीके से फिर उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक पहुंचे, उसके लिए व्यवस्था करने के बाद, और उनको प्राइस का सपोर्ट सिस्टम जिसके एमएसपी वगैरह की बात हो जाती है उसमें, तो उन सबको हम जनरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के रिफॉर्म्स जो हैं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। निशान समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, चलो लैंड सेलिंग, चलिए हाँ पढ़ो बेटा, निशान पढ़ो। अब बीच बीच में गैप करके पढ़ते रहो ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो। The government fixed the maximum area of land that can be owned by an individual. ठीक है, If anyone owned more than this fixed ceiling, the government could take over the surplus land and distribute it among the landless. ठीक है। अब इसमें लैंड सीलिंग जो है ये अपने आप में बहुत ही डिस्प्यूटेड भी रहा और बहुत अच्छा भी कह लिया जाए। ठीक है, इसके पीछे क्या था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का, लैंड का, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत नहीं थी। हाँ, तो लैंड किसी के पास था तो बहुत ज्यादा था। और दूसरी बातें क्या हुई, अब के समय में देखा जाए तो जिनके पास लैंड थी, नई जनरेशन जो अब एग्रीकल्चर में उतना जितना फिजिकल लेबर है, जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर क्या है, वो बहुत थकाऊ वर्क हो गया है ना, टायर्ड सम वर्क हो गया। इसलिए बहुत लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम लोगों को है, बहुत नेचर प्रेमी है, लेकिन गांव में अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, गांव में हमारे पास स्प्रिंकलर नहीं है, गांव में हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, तो हम चाह के भी एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। आगे पॉइंट बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. समझ लो, क्योंकि हम संभव नहीं है कि मैं इस जब रिटायर होऊंगा तो 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में मैं जाकर खेत में उतना फिजिकल लेबर कर पाऊं। हाँ, हालांकि बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है, पॉइंट, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है, लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आर्गेटिव जी पॉइंट। सर। यस सर। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम जो लैंड सीलिंग की हम बात कर रहे थे, तो लैंड सीलिंग का जो पर्पस था कि सरप्लस लैंड को लेकर गरीबों में बांटा जा सके। लेकिन मैंने अभी जो चर्चा करने का प्रयास किया, बहुत सारे सोशल अनरेस्ट हो रहे हैं। जाट जैसे मान लो कि बाद में इंडस्ट्रीज वगैरह आने लगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत सारी हो गई कि रिजर्वेशन देना, तो कुछ लोगों को जॉब में मिल जाना, और जो लोग जिनके पास लैंड थी उनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं, उनके बच्चे उस तरीके से पढ़ नहीं पाए,
तो क्या हुआ, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हो गए। और बाद में क्या हुआ कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली, और जॉब में आ गए वो उनके और उन जो लैंडलॉर्ड थे उनके बीच में सोशली बहुत डिफरेंस हो गया, पैसे के मामले में डिफरेंस होता गया। तो इस तरीके से करने का मतलब फिर उनको उस स्टेटस को पाने के लिए फिर उनको जमीनें बेचनी पड़ी। तो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग भी लगा दिया था पहले से ही, तो जमीनें उनके पास कम हो गई। तो धीरे धीरे फिर उनके परिवार बढ़ते गए, तो उनके परिवार में विभाजन होता गया, रिसोर्स का प्रेशर बढ़ता गया। तो वो क्या हो गया कि गरीबी उस क्लास में भी बढ़ने लगी। और इस वजह से हम इस आंदोलन को अगर हम सोशल साइंटिस्ट के रूप में विचार करें, समाज के एक मतलब जागरूक इंसान के रूप में जिसका कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं होता है, उस रूप में विचार करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो पॉलिसीज हैं उनका इम्पैक्ट एक वर्ग पर भी पड़ा पड़ा और उस वर्ग में भी जो जो ट्रेडिशनली बहुत इंजॉय करते आ रहे थे, जिस जैसे भी हो, पहले उनके पास पावर था, वेल्थ था, उसको इंजॉय करते आ रहे थे, वो धीरे धीरे उनकी स्थिति समाज में डाउन हुई, और जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट बढ़ा। न्यू पॉइंट। तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने फिर अपने पॉलिसी को रिफॉर्म्स किया कि आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन की बात उन्होंने शुरू कर दी कि जो गरीब हैं, क्योंकि गरीबी तो देखो, एक तो सोशली बैकवर्ड है वो गरीब है, नो डाउट, लेकिन ऑल सोशली बैकवर्ड जिसको कहा जाए, हाँ, अब आज की डेट में तो शहरी क्षेत्र में तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि कास्टिज्म है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर है। तो जो सोशली बैकवर्ड है उसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए, और उनके भी बच्चे अगर रिजर्वेशन या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज का फायदा उठाती है, और उसी समाज के लोग जो बहुत ही बैकवर्ड हैं उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। मैं मैं बहुत ही प्रैक्टिकली इस बात में बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, हाँ, लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट करता हूँ कि जैसे मान लो कोई एससी कम्युनिटी का है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मान लो बहुत आईएएस ऑफिसर है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। यस, उसी कम्युनिटी से जो जो गांव में रहता है ना, उसके उसको फायदा मिले, तो मुझे लगता है एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक राष्ट्र के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे खुशी होगी। व्हाट इज योर टेक? आपका क्या विचार है? मैं गलत हूँ कि सही? सर आप बिल्कुल सही है। होना चाहिए ना बेटा। तो इस तो ये सेक्रीफाइस की भावना आनी चाहिए, ये सेक्रीफाइस आना चाहिए। जो बड़े लोग हैं, जो हायर पोस्ट पर आ गए, उनको फॉरगो करना चाहिए कि हमारे बच्चों को ये सुविधा नहीं चाहिए, हाँ, हमारी जगह किसी दूसरे की चाहिए। ये सबके अंदर, पूरे देश के नागरिकों के अंदर ये भावना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ऑनेस्ट होंगे तभी जाके देश में जो है, देश के प्रति प्यार होना चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति प्यार होना चाहिए। और नहीं तो फिर कोई भी कानून बना लो, उसका कोई ना कोई लूप होल्स निकल ही जाएगा। चलो आगे पढ़ो। रीजंस बिहाइंड द, निशांत पढ़ो बेटा। Yes, sir. Reasons behind the failure of land reforms. Zamindars made use of the loopholes of the देखो, अभी land लूप होल्स की reform बात मैं कर रहा था, laws. यही लूप होल्स है, वो लिखा हुआ वर्ड है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जो बोलते हैं वही लिखा होता है। फिर से पढ़ो बेटा, रीड अगेन। Zamindars made use of the loopholes of the land reform laws. They continue to own large area of land. Land ceiling laws were challenged in the court by the zamindars. Then they registered their surplus land in the name of their relatives. हाँ, In many places, heavy rent is collected from the peasants. The landlords evict the peasants from the land that they cultivate. ठीक है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी थे। लैंड रिफॉर्म्स सरकार ने लागू किया, जमींदारी सिस्टम को सरकार ने लागू किया, कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। हाँ, क्योंकि जिनकी जमीनें जाएंगी भाई वो तो उसका विरोध करेंगे ही ना। तो इसके बाद उन्होंने अपने जमीनों से लोगों को खाली करवाना शुरू किया, और अपनी जमीनों को लैंड सीलिंग से बचने के लिए, जैसे मैंने पिछले 2-3 क्लासों में मैंने चर्चा किया था, मुझे याद आ रहा है कि अपने जमीन को उन्होंने अपने अपने रिलेटिव्स के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि उनकी जमीनें जो है लैंड सीलिंग में ना आए। लेकिन जो इसमें पकड़े गए वो चले गए, उनकी जमीनें चली गई। ठीक है, और उनकी स्थिति खराब भी हो गई बाद में। चलिए, ठीक है, चलो अब सुजीत पढ़ो बेटा। Subsidy is an amount of money given by the government to an industry or business keep the price of a commodity or service low. टू चेक द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी और सर्विस।
देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, टू चेक द प्राइस ऑफ कमोडिटीज and services sold in the market, government developed a mission, और ये एक proposal, a system, a mechanism in which government started to give a certain amount of money कह लो, ठीक है, certain amount of help कह लो, to the industries और the concerned authorities, जो भी उस चीज को बनाती थी उनको सब्सिडी देने लगी सरकार, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजर कंपनी, सबसे पहले इंडस्ट्रीज अगर आप देख लो तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, कंपनीज को दिया कि आप प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन को चीप रखो और गरीबों को फर्टिलाइजर, किसानों को फर्टिलाइजर्स वो सस्ते में मिल जाए, ठीक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे, ठीक है। लेकिन ये फर्टिलाइजर देखो, यहाँ भी देखो करप्शन की बात आ गई। अभी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, पिछले मतलब 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने न्यूज में पढ़ा, सुना और पढ़ा कि सरकार ने क्या किया, वो जो यूरिया होता था फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था, उस यूरिया को किसानों के पास में जाकर वो यूरिया पुनः जो मिडिल मैन थे वो क्या करते थे कि वो उसको वापस इंडस्ट्रीज में, जो केमिकल इंडस्ट्रीज थे उनके पास लाया जाता था। तो सब्सिडाइज रेट पर जो किसानों को मिलना चाहिए था वो इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज ले लेती थी और उसको अपने लिए यूरिया का प्रयोग करती थी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो ये करप्शन है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव सब्सिडी अच्छी है, लेकिन जिसको मिलनी चाहिए कंपनी फायदा उठा रही थी और उसका फायदा किसानों को न मिलकर वो दूसरी कंपनियां उठा रही थी। अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उस जो सब्सिडी है पहले तो चेक किया, करप्शन को चेक किया, बहुत चेक किया इस गवर्नमेंट ने, और उन्होंने क्या किया, जो यूरिया था उसको नीम कोटिंग करवा दिया, मतलब उस पर नीम की कोटिंग कर दी। नीम समझ रहे हो ना, नीम जो पौधा होता है वो हमारे लिए Yes, बहुत sir. फायदेमंद होता है, उसमें जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो उसको नीम कोटिंग करवा दिया, तब नीम कोटेड जो यूरिया बनने लगा, मतलब जो भी यूरिया उस पर नीम की कोटिंग, अब वो नीम कोटिंग होने से वो इंडस्ट्रीज के लिए किसी काम लायक नहीं, बेकार हो गया वो यूरिया, और अब इंडस्ट्रीज के लिए काम लायक नहीं है। इसका मतलब अब किसको मिलने लगा, किसानों को मिलने लगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब इस सब्सिडी को किसानों के खाते में अब डायरेक्ट देने जा रही है, दे रही है, स्टार्ट कर दिया ना। आपने देखा होगा जनधन अकाउंट तो बड़ी मात्रा में खोला गया, ओपन किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम आया, नाम सुना ना, जनधन अकाउंट, जनधन योजना। हाँ, तो वो अब उसके तहत अब किसानों के अकाउंट खुल गए, है ना। अब उस अकाउंट में जो मिडिल मैन के माध्यम से, जैसे नरेगा एक बहुत बढ़िया स्कीम था जिसको मतलब नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की तरफ था, एनआरईपी में स्टार्ट किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का कॉन्सेप्ट था, 2005 में यूपीएस गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो मनरेगा इज ए गुड स्कीम। उसमें क्या था कि सोशल एसेट्स को, सामाजिक, हर गांव में एसेट्स का क्रिएशन हो। जैसे मान लो गांव में एक तालाब बन जाए तो तालाब में किसी को रोजगार मिल जाएगा ना, तालाब में उसमें मछली पालन भी हो सकता है, तालाब में नौका विहार भी हो सकता है, तालाब में गांव का जो वाटर टेबल है वो भी मेंटेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे गांव में एक स्कूल ओपन करना है तो गांव का जो लेबर है वो गांव में का लेबर गांव के स्कूल को बना दे ना, बाहर से लोग को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गांव के लोगों को पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी। लेकिन अब मनरेगा जैसे स्कीम में क्या हुआ कि कुछ ही लोगों को रोजगार दिया गया, अपने नियर एंड डियर को, उनसे उनको मशीनों से काम ले लिया गया, हाँ, और 40 दिन का जो पैसा था उनके अकाउंट में उनको दे दिया गया, और उनसे 120 दिन के जो है 100 दिन का जो रोजगार है उनसे उस पर सिग्नेचर करा लिया गया, और 60 दिन का पैसा प्रधान लोग आपस में बांट लिया। ये सारी बातें हमने ग्राउंड लेवल पर देखी हैं, समझ लो। तो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। तो सब्सिडी इज अ गुड, बट इफ इट इज गिवन टू द टारगेटेड पीपल, am I right? बोलो भाई। Yes, sir. और इफ इट इज नॉट रीचिंग टू द टारगेटेड पीपल देन इट इज अ बैड थिंग। तो एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है कि सब्सिडी गुड और बैड। देखो इसके आगे आ गया, पढ़ो बेटा। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, सुजीत पढ़ो। वो तुम्हारे यहाँ से बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रही ना, उसमें से आ रही। Soon after independence, it was necessary to give subsidies to encourage the farmers to adopt the new technology.
Now the new technology is widely adopted and it is profitable. So subsidies can be abolished. Second, subsidies mostly benefit only the fertilizer industry and the rich farmers. The poor farmers and agricultural workers are not benefited. Okay, sir. चलो नेक्स्ट. So the government does not have adequate resources for developmental activities. Fourth, subsidies encourage the farmers to use more fertilizers than required. This destroys the natural fertility of the soil. First, farming in India is risky. Subsidies are needed to encourage the farmers to take the risk. Second, most of the farmers are poor. They cannot afford to buy the agricultural inputs without subsidies. Third, abolition of subsidies will widen the gap between the rich and the poor. ठीक है, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं. इसको मुझे लगता है इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. हम राइट? कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, समझने में दिक्कत हो रही? आप बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा. बोलो बेटा. ओके बोलो. नो सर. सर आज एक बार बहुत पढ़ेंगे इसको. चलो. यस सर. क्या बेटा? सर ये घर पे भी एक बार पढ़ेंगे इसको. हाँ बिल्कुल, जितना ही पढ़ोगे उसमें से उतना ही, जैसे है ना, दूध दूध की तरह है, मिल्क की तरह, जितना ही इसको स्टीयरिंग करोगे ना उतना ही उसमें से मक्खन निकलेगा. करेक्ट ना? यस सर. चलो तो मैं वाइंड अप कर दूं बेटा? यस सर कर दीजिए. हाँ, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर भी है ना, तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेंगे. यस सर. ओके, हम राइट? यस सर. ठीक है बेटा. हाँ, दोनों मैनेज करना है ना हमको. ठीक है, चलो जी सर. ठीक है. थैंक यू बेटा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय.